चलिए सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। आवाज वगैरह आ रही है? एक बार सभी लोग कवर कंफर्म कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। शुरू किया जाए भाई। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर होगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए फर्स्ट को ऑप्शन देना है, आपका जो आंसर इनमें से राइट क्या बनेगा, जो जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं ये कहां से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यहां पर यह देखिए काफी लोग जवाब आ रहे हैं, जो कि यहां पर बी नंबर कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कालीबंगा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे तोतिए हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था ये कहां पर हुआ था। चलिए जवाब देना है, आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय भोलेनाथ। चलिए कमेंट करिए फटाफट भाई। यहां पर दिया गया है तूतीय हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ ये कहां हुआ था। देखिए टू की अगर बात करते तो ऑप्शन आ रहा है, याद रखिए पटियाली में, है ना, पटियाला नहीं पटियाली जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। पटियाली में हुआ था ना, ये कासगंज जिले में अवस्थित आपका है। और दोस्तों याद रखिएगा जो आपका खुसरो है ना, ये देखा जाए तो दिल्ली के 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। दिल्ली के 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखने वाले ये जो आपकी अमीर खुसरो हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1857 ईस्वी के किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन आपका है। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर 3 का ऑप्शन देना है, और 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा आत्मा राम पांडुरंग, ये आपके कौन है, रामचंद्र पांडुरंग है, जो कि ऑप्शन बी तात्या टोपे, जिसका भी ऑप्शन आया है यहाँ पर बी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा तात्या टोपे का ही नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। दोस्तों याद रखिएगा क्या हुआ था कि तात्या टोपे को जो सिंधिया के एक सामंत थे मान सिंह ने धोखे से क्या किया, इसे पकड़ा दिया था, इन्हें पकड़ा दिया अंग्रेजों को, है ना। और यह बाद में क्या हुआ कि ग्वालियर में अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दे दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी। यहां पर जो आपका आंसर है दोस्तों इनमें से राइट क्या हो जाएगा। कह रहा है कि जो लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में जो फांसी दी गई थी ये कब दी गई थी, इसका जवाब देना है। देखिए यहाँ पर जवाब भी यहाँ पर आने शुरू हो गए, और इसका जो आपका आंसर बनेगा क्या हो जाएगा 4 नंबर में। देखिए 4 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। दोस्तों याद रखिएगा 23 मार्च 1931, क्या 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। चलिए बताइएगा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन थी 5 नंबर में। दोस्तों यहां पर देखिए याद रखिएगा विशाल अन्नागार बताना है, स्नानागार मत लगाइएगा। हमने आपको बताया है कि अन्नागार होता है, आप देखते होंगे कि भाई पानी पीने का तो भाई आप जानते हैं 4-5 दिन में खराब हो जाएगा या कुछ भी हो गया, है ना, तो भैया उसको ज्यादा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ज्यादा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। लेकिन साल भर खाने के लिए आपको कोठी 2 कोठियां, है ना, उनमें पैक करना पड़ेगा। तो अन्नागार क्या है, सबसे बड़ा है, ऐसे आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर स्नानागार बोल देते हैं, है ना, लेकिन आपको याद रखना है अन्नागार सबसे बड़ा है, क्योंकि गूगल में भी कई जगह आपको गलत बताया गया है। इसका ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा, विशाल अन्नागार हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ ये कब हुआ था। देखो गठन पूछा है तो गठन हुआ था सन 1600 ईस्वी में। कब हुआ था, सन 1600 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। और इस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग नाम था, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर जिसका आ रहा है सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन से हैं। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है, बताइएगा कि हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक इनमें से कौन है 7 नंबर में। चलिए 7 नंबर की अगर बात करते हैं तो देखिए इसका जवाब यहाँ पर सभी का जवाब सही है, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसका भी ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट है, मोहनदास करमचंद गांधी, बिल्कुल आपका जवाब यहाँ पर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई जवाब देना है, और जवाब भी देखिए आ रहे हैं काफी फास्ट तरीके से आ रहे हैं। यहाँ पर 8 नंबर का जो ऑप्शन है आपका बी नंबर खिलाफत आंदोलन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा भारत में जो अली बंधु थे शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। और ये जो आंदोलन हुआ था 1919 से लेके 20 में, ये तुर्की के खलीफा के समर्थन में किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है,
कह रहा है 1825 में, क्या 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक और भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि जो आपका वेदांत कॉलेज है इसकी जो स्थापना की गई थी 1825 में, किया किसने था, इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों यहां पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, याद रखिएगा राम मोहन राय, अर्थात यहां पर जो आंसर है आपका बी नंबर है, यहां पर राइट हो जाएगा राजा राम मोहन राय, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। इसमें भारतीय विषयों के साथ साथ क्या था, पाश्चात्य विषय और भौतिक संबंधित मठों का भी शामिल किया गया है, मतलब ऑप्शन जिसका आ गया है बी नंबर है, यहां पर राइट हो जाएगा बी नंबर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। चलिए जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या होगा। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था कब हुआ था दोस्तों, याद रखिए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और ये था जनरल डायर, है ना, जिसने यहां पर देखा जाए तो 10 नंबर का जो ऑप्शन है आपका 80 नंबर इसका राइट हो जाएगा, डायर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है एंथ्रेसाइट कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है जबकि कोयले का सामान्य प्रकार निम्न से कौन सा है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अच्छा कोयला कौन है, सर्वोत्तम कोयला कौन सा है, तो आप कहेंगे एंथ्रेसाइट कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा काफी ज्यादा होती है ना, इसलिए अच्छा कोयला हो गया। वहीं पर कह रहा है कि आपका कोयले का सामान्य रूप, और ये कोयले का जो सामान्य रूप है दोस्तों वो है आपका बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला दोस्तों देखा जाए तो भारत में जो गोंडवाना समूह की चट्टानें हैं वहां पर पाई जाती हैं, और ये द्वितीय प्रकार का अर्थात सेकंड टाइप का, पहला टाइप का आपका एंथ्रेसाइट है फर्स्ट क्वालिटी का, सेकंड आपका ये, इसमें कार्बन की मात्रा देखा जाए तो आपके 60 से 80% आपकी होती है, जबकि एंथ्रेसाइट में यहाँ पर देखा जाए 90% लगभग आपकी हो जाती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है। जवाब दीजिएगा, आपका आंसर जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। कह रहा है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताना है और फटाफट जवाब देना है। भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्लास में जैसे हम आते हैं वैसे ही क्लास को लाइक शेयर कर दिया करें, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए, है ना, और इसके बाद हम लोग लगातार यहाँ पर क्लास को ले रहे हैं, तो एक बार सब लोग लाइक कर दीजिएगा। ऑफलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, है ना, या अभी तक लाइक नहीं किया, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। देखिए 12 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर देखिए बी नंबर है, याद रखिए अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये सबसे पुरानी श्रृंखला, ये भारत की नहीं पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम आपकी पर्वतों में से एक आपकी है, और ये अशिष्ट पर्वत भी कहते हैं, क्या इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। ये देखा जाए जो आपकी अरावली है कहां से स्टार्ट होती है, गुजरात में फलता है पालनपुर, है ना, गुजरात के पालनपुर से देखा जाए प्रारंभ होती है और अजमेर होती हुई दिल्ली में लगभग जाती है। ये 800 किलोमीटर में फैली हुई है। अगर हम आपसे पूछे भैया कि अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, क्या बता सकते हैं आप लोग। ये अरावली जो पर्वत है इसकी जो चोटी का नाम है, सर्वोच्च शिखर है, वो क्या है, क्या हो। तो यहां पर देखिए आप कहेंगे सर यहां पर आंसर क्या होगा, गुरु शिखर, क्या हो जाएगा, गुरु शिखर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते एक क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता एवं जैव भार वाला बायोम होता है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे तभी आप आंसर लगा सकते हैं। आपसे कह रहा है यहाँ पर 13 नंबर में कि जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए बी नंबर टुंड्रा बायोम, मतलब ये कह सकते हैं कि बायोम सबसे कम जैविकता वाला जो आपका है वो आपका टुंड्रा बायोम है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। मतलब देखा जाए तो यहाँ अधिकांश समय क्या रहता है, हिम आच्छादित रहता है, बर्फ रहने के कारण यहाँ पर जो जीव जंतु हैं वनस्पति इनका विकास नहीं हो पाता है, और जब विकास नहीं हो पाता तो यहाँ पर क्या मिलते हैं, काई मिलेगा, लाइकेन मिलेंगे, छोटी झाड़ियां मिलेंगे, फूल पौधे मिलेंगे, इस कारण से यहाँ पर सबसे कम जैव विविधता रहती है। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन कर दें कि विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पर है, अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ मिलती है, तो आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे साइलेंट वैली, जो कि आपके कहां पर है, आपके केरल में सबसे ज्यादा जैव विविधता है। वहां पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जंतु वगैरह ढेरों आपके मिलेंगे, है ना। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है। बताइएगा कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल इनमें से जो आपका है कौन सा हो जाएगा। देखिए 14 नंबर को ऑप्शन देना है, वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर आंसर आ गया है, ये नंबर बिल्कुल सही है, लद्दाख। क्या हो जाएगा, जिसका भी आंसर आया है लद्दाख बिल्कुल जवाब हो जाएगा, या भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान भी आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है, 15 नंबर में।
अमरकंटक की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार हमने पढ़ाया भी है। नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी जो आपका आंसर है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नर्मदा नदी को एक नदी और भी दिया जाता है, रेवा के नाम से जानते हैं। नर्मदा नदी को रेवा भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, रेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश और गुजरात में बहने वाली नदी है। देखा जाए तो आपकी जो अमरकंटक शिखर है वहां से नदी निकलती है ना, और आपकी जो कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण भी करती है। ये नदी आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली धारा है, और अरब सागर में देखा जाए तो गिरने वाली ये सबसे लंबी आपकी क्या है, ये आपकी नदी है, और सीधी नदी भी आपकी है। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसे एमपी की जीवन रेखा भी कहा जाता है, इसे नर्मदा नदी को एमपी की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो नर्मदा नदी से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना, बहुत बनते हैं, कहो तो इसमें 10 मिनट का लेक्चर पूरा होता चला जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उल्टे यू आकार का जो कुजनेट होता है ये वक्र क्या दर्शाता है। क्या कह रहा है, उल्टे यू आकार का कुजनेट वक्र जो दर्शाता है क्या दर्शाता है। देखिए 16 नंबर का जो ऑप्शन है बी नंबर। याद रखिए, जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, आय की असमानता बढ़ती है और तब गिरती है। मतलब यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे वैसे आय की जो असमानता है वो भी बढ़ती है, तत्पश्चात फिर क्या होता है, गिरती है। तो ऑप्शन आपका लॉक करना है बी नंबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है ना। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, योजना अवकाश की जो अवधि थी इसका संबंध बताइएगा। योजना अवकाश कब हुआ था। चलिए, योजना अवकाश कब हुआ था, जब तीसरी पंचवर्षीय योजना मतलब 1961 से लेके 66। तो यहां पर दोस्तों देखा जाए 17 नंबर में जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो आपका सी हो जाएगा, क्योंकि भैया 1961 से लेके 66 तक तो हो गई थी, और 66 के बाद ही क्या हुआ था, यहां पर योजना अवकाश आ गई थी। तो भैया यहाँ पर तीसरी जो पंचवर्षीय योजना हो गई थी वो कहीं ना कहीं असफल भी हो गई थी, है ना। और चौथी पंचवर्षीय योजना को स्थगित कर दिया गया था। फिर 3 साल के लिए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए क्या किया गया था, यहां पर देखा जाए वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, जिसे योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है, 66 से लेकर 69। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। दोस्तों जवाब देना है कि किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। तो दोस्तों याद रखिए, आरबीआई को भी उधार धन लेना पड़ता है, लेकिन ये जो आपका धन होता है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। रिवर्स है ना, क्या, रिवर्स रेपो दर यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। यह रेपो दर के विपरीत होता है। सिंपल सी बात है कि आपका आरबीआई सबको पैसा देता है, लेकिन जब आरबीआई लेगा तो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स ऐसे याद रहेगा कि रिवर्स रेपो दर आपका होता है, दोस्तों याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को कहते हैं। क्या दिया है, आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं। यहां पर दोस्तों इसे कहा जाता है आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। क्या बोलते हैं, आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन कहा जाता है। यहां पर जो ऑप्शन आपका है डी नंबर है, आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग क्या होता है। दोस्तों इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। दोस्तों यहां पर आंसर जो आपका है वो आपका बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, चालू खाता। यहां पर कहेंगे चालू खाता शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग होता है जो आपका। तो आंसर आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कॉपी में डेली नोट करिएगा। आइए आपका यहाँ पर पॉलिटी से क्वेश्चन कह रहा है, राज्यों में विधान परिषद के सृजन और समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के तहत किया गया है। मतलब जो विधान राज्यों में जो विधान परिषद होती है ना, विधान परिषद होती है, इनका हम लोग सृजन भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये कौन सा आर्टिकल होता है, ये आर्टिकल नंबर आपका 169 के तहत क्या होता है, जो विधान परिषद, इनको हम बना भी सकते हैं, इनको समापन भी कर सकते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 6 राज्य ही है जहाँ पर विधान परिषद है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकार हो जाने के पश्चात राज्यसभा इसे अधिकतम से अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। मतलब कोई अगर धन विधेयक है, लोकसभा अगर पारित कर देता है और वो विधेयक अगर राज्यसभा में जाता है तो कितने दिनों तक रोक सकता है राज्यसभा। देखिए 22 नंबर को ऑप्शन देना है, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, याद रखिए 14 दिन, है ना, 14 दिन तक रोक सकता है। अगर इसमें कोई प्रक्रिया राज्यसभा नहीं देती है तो वो विधेयक स्वतः ही क्या हो जाएगा, पास माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है। दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, जवाब देना है कि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग कार्यवाही में भाग ले सकता है।
भाग ले सकता है, आपसे पूछा गया है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 23 नंबर में, वो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर, ये है आपका महान्यायवादी, जिसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल, यहाँ पर जो आंसर बी नंबर है, मतलब भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है, क्या अनुच्छेद 76 है, इसके तहत भारत के जो महान्यायवादी की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति करता है, और यह संसद का मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन यह किसी भी सदन या उसकी समिति में बोल सकता है, परंतु उसमें मताधिकार नहीं कर सकता है। देखो, बोल सकता है, लेकिन याद रखिएगा वोट देने का अधिकार इनके पास नहीं होता है ना। याद रखिएगा कि जो अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी होता है, इसको वोट देने का अधिकार नहीं है, मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार नहीं दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। और ये जो आपका महान्यायवादी होता है, ये भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है इसको। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक पॉइंट याद रखिए, ये सिर्फ वोट नहीं दे सकता, बोल जरूर सकता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है। बताइएगा कि चुनाव याचिका में निर्णय लेने का जो अधिकार है वो किसके पास है। तो सिंपल सी बात है कि आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर डी नंबर, चुनाव आयोग के पास हो जाएगा। किसके पास हो जाएगा, चुनाव आयोग के अंतर्निहित आपका होता है ना। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर है। और चुनाव आयोग की अगर बात करते हैं, जो चुनाव आयोग होते हैं उनका गठन निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, कौन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी मतलब राज्यसभा का पदेन सभापति पूछ लिया गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति पूछा गया है, तो आप बताइएगा कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति है इनमें से कौन हो जाएगा। इसका जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 नंबर को ऑप्शन देना है। और दोस्तों उपराष्ट्रपति जिसका भी आया है बिल्कुल राइट आंसर आया है ना, बेहतर तैयारी है। यहां पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा आपका, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का क्या होता है भाई, ये पदेन सभापति होता है। क्लियर हो गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है। ये दालचीनी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं है कि अरहर की दाल और उसमें चीनी गड़ के खिला दें, वो तो नहीं है, जानते हैं। अच्छा भाई, चलिए देखो यहां पर कह रहा है पौधे की किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है। नोट करिएगा कि भैया पौधे की छाल से, यहां पर जो आंसर है 26 नंबर में वो ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिए पौधे की छाल से दालचीनी प्राप्त की जाती है। ये है क्या दालचीनी, ये मसाला है भाई, ये क्या है, ये मसाला है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसका कार्य क्या होता है, भोजन में सुगंध उत्पन्न करता है ना। तो इसको ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इंसुलिन एक प्रकार का होता है। यहां पर बताइए इंसुलिन जो होता है ये क्या होता है, इंसुलिन क्या होता है, इसका जवाब देना है। इंसुलिन क्या होता है, आप कहेंगे से इंसुलिन जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, यहां पर जवाब दीजिए। चलिए इंसुलिन हार्मोन्स होता है, प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है या विटामिन होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर सी नंबर दे रहे हैं, कोई यहाँ पर ये दे रहा है। चलिए बताइए इंसुलिन एक प्रकार का होता है। चलिए इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है भाई, ये होता है हार्मोन्स। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है और इसका जो निर्माण होता है कहाँ पर होता है, अग्न्याशय में होता है। किसमें होता है, आपके अग्न्याशय में आता है, अग्न्याशय में होता है ना। अभी भी आपकी काफी चीजें कमियां हैं है ना। चलिए इन कमियों को धीरे धीरे सुधारते रहिएगा। देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। मतलब देखा जाए बॉडी में जो हृदय होता है, हृदय, तो हृदय में अशुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है, जवाब दीजिए। चलिए भाई बताइएगा कि अशुद्ध रक्त है ना, मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त जो पहुंचाता है कौन पहुंचाता है। यहां पर देखिए आपका जवाब देखिए काफी लोग दे रहे हैं और ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा आपका है। और 28 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहां पर हो जाएगा आपका सी नंबर। ये होती है आपकी फुसफुस धमनियां। क्या, फुसफुस धमनियां, ये मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाती हैं है ना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा सी नंबर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है। बताइएगा, कह रहा है कि ऊपर से देखने पर पानी का जो टैंक होता है वो उथला दिखाई देता है। मतलब आप पानी के टैंक में देखेंगे ऐसे लगेगा कि बिल्कुल छोटा सा टैंक है, बाहर से तो बड़ा होगा लेकिन उसमें झांक कर देखेंगे लगेगा कि नहीं उथला है, थोड़ा सा ऊपर आ गया है। जैसे कि ऐसा उदाहरण आपको हमने यहाँ पर बाल्टी में कोई सिक्का डाल दिया तो भी ऊपर आपको दिखाई देगा, लग रहा है कि गहराई कम है। ये क्या कारण होता है, ये प्रकाश का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है।
दोस्तों ये होता है प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला दिखाई देता है। जैसे जल में छड़ डाल दिया जाए तो तिरछा दिखाई देती है। सूर्यास्त के समय सूर्योदय पहले से लाल दिखाई देता है। रात के में तारों का टिमटिमाना, ये सब काफी अपवर्तन के ही उदाहरण आपके होते हैं। ऑप्शन बी नंबर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है भाई? सूर्य की ऊर्जा में है क्या, स्रोत क्या है भाई? सूर्य की ऊर्जा में आप देख सकते हैं, सूर्य की ऊर्जा में क्या होता है? मुख्य स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। याद रखिए संलयन को लगाइएगा। ऑप्शन बी नंबर, ये जो आपका दिया गया कौन सा, ये वाला आपको लगाना है नाभिकीय संलयन। ए बी सी डी होना चाहिए, यहाँ पर बी है, याद रखिए नाभिकीय संलयन आपको नोट कर लेना है। नाभिकीय संलयन होता है सूर्य के केंद्र में 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। 4 हाइड्रोजन होते हैं तो यह तब मिलकर बनता है एक आपका यहाँ पर क्या हीलियम आपका कह सकते हैं कि मतलब 4 हाइड्रोजन मिलते हैं तब एक हीलियम आपका बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दुरूह की संधि का उदाहरण है। यहाँ पर जवाब देना है दुरूह की संधि का उदाहरण है दोस्तों 37 नंबर में, ऑप्शन लॉक करना है। यहाँ पर जवाब देना है, फटाफट जवाब दीजिएगा। हिंदी के दादा हैं आप सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखिए आपका दुरूह यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। कैसे? अब इसे आप तोड़ेंगे तो भाई क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। इसे अगर आप तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, दुह और विसर्ग हो जाएगा और रूह हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित शब्द के लिए दिए हुए शब्दों में से उचित पर्यायवाची आपको चुनना है। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है? चलिए बताइएगा नैसर्गिक का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है? नैसर्गिक का पर्यायवाची होता है दोस्तों प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक होता है, और प्राकृतिक है ऑप्शन आपका डी नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया है हिंदी का पहला उपन्यास क्या है? दोस्तों बताना है हिंदी का पहला उपन्यास इनमें पूछा गया है कि हिंदी का पहला उपन्यास क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, है ना, परीक्षा गुरु, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है। और लाला श्रीनिवास दास के द्वारा ये कृत आपका है ना, तो इस प्रकार से बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीत नहीं है, अर्थात विपरीत नहीं है। इनमें से कौन विपरीत नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है कौन विपरीत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर कंजूस का दिया है उदार, क्या दिया है? कंजूस का दिया है उदार दिया गया है। अच्छा, ऊंच का नीच दिया है, उदय का उग्र दिया है, उत्थान का पतन दिया है। अब दोस्तों 40 नंबर में दोस्तों उदय मतलब होता है निकलना और उग्र मतलब होता है क्रोधी। अब आप ही बताइएगा उदय मतलब होता है क्या? निकलना, और उग्र मतलब होता है क्रोधी। तो ये दूसरे एक दूसरे के विलोम है क्या? नहीं विलोम है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से उसे चुनिएगा जो अन्य 3 विकल्पों से क्या है, भिन्न है। यहाँ पर बताइएगा कौन से इनमें से भिन्न आपका दिया गया है। चलिए जवाब दीजिएगा इनमें से कौन सा है जो भिन्न है। यहाँ पर देखो दिया गया है धोखा देना, सत्य, प्रसन्नता और ईमानदारी। चलिए भाई जल्दी बताइए यहाँ पर क्या हो सकता है। रीजनिंग का क्वेश्चन आपका मिल गया है एक, है ना। चलिए यहाँ पर जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए धोखा देना, है ना। यहाँ पर देखो ये धोखा देना, सत्य, प्रसन्नता, ईमानदारी। तो भाई कहीं ना कहीं ऑप्शन ये अब आपका हो जाएगा, है ना। धोखा देना अन्य सभी मानव के गुणों से, मतलब यहाँ पर जो 3 पॉइंट है वो सद्गुण है, ये व्यक्ति की अच्छाइयां हैं, घोतक हैं। जबकि धोखा देना ये मनुष्य का अवगुण है ना, मनुष्य का ये अवगुण है। तो इस कारण से ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है हाल ही में राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के पश्चात इसे नाम क्या दिया गया है। चलिए जवाब देना है यहाँ पर। आंसर जो आपका बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो राज्यसभा है और आपकी लोकसभा है ना, इन टीवी का क्या हुआ है, विलय हुआ है। और जब विलय हुआ है तो इसका नाम क्या रखा गया है, ये बताइएगा। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है भैया, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसद टीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संसद टीवी, जिसका भी ऑप्शन आया है। मतलब आपका देखा जाए यहाँ पर आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, बी नंबर। लॉक कर दिया जाए। चलिए सभी का जवाब देखिए, याद रखिएगा जो आपका लोकसभा है और राज्यसभा है ना, ये जो आपका टीवी था इसका विलय हुआ था और क्या हो गया था, संसद टीवी हो गया था। बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के पत्रों, शिकायतों और सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ये हेल्पलाइन नंबर है क्या इसमें, बताइएगा। कह रहा है भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनमें शिकायत, सहायता, हेल्प नंबर ये सब जारी किए गए हैं।
तो ये जो आपके नंबर है भैया, इनमें से कौन सा नंबर है, चुनना है जल्दी से, कौन सा नंबर इनमें से आपका हो जाएगा। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। 139 देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, अच्छा प्रयास है। अब यहां पर देखिए कह रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों, शिकायतों, सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, कौन सा। तो दोस्तों यहां पर नोट करते हैं, बिल्कुल सही जवाब आया है 139, जिसका भी आया है बिल्कुल राइट आंसर आपका है 139। डायल करिएगा और आप भारतीय रेलवे से यात्रियों से अपनी हर चीज पूछ सकते हैं, है ना। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या थी। अब दोस्तों आपसे 2021 की थीम पूछ लिया गया है, तो 2021 की बता दीजिएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा वीमेन इन द लीडरशिप, वीमेन इन द लीडरशिप हो जाएगा। तो इसका मतलब कोई ऑप्शन यहां पर नहीं है आपका, ठीक है। और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत भी नहीं है क्योंकि ये आपका 2021 का है। और ये क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्न से किसे नियुक्त किया गया है। चलिए अब यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, कह रहा है संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी, पहले दिया है और पहला दिया है, इसलिए आपको याद रख लेना है ना। यहां पर दोस्तों आपका जो आंसर होगा यहां पर राइट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। यहां पर दोस्तों रवि कपूर जो आपका ऑप्शन है, यहां पर ये नंबर रवि कपूर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि निम्न में से कौन सा देश यूएन सिक्योरिटीज काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है। चलिए दोस्तों यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। कह रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के देखिए 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। अब इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा यहां पर जो मिल रहा है, स्पेन, मतलब देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन आया है डी नंबर स्पेन, ये दोस्तों आपका इसका स्थायी सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं। चलिए जवाब देना है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं, यहां पर आंसर लॉक किया जाए। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाते हैं, 1 मई को मनाया जाता है, हमने आपको पढ़ाया भी है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है। क्या सुमेलित है आपसे पूछा गया है, तो चलिए फिर मिलान कर लीजिएगा। कह रहा है अर्थशास्त्र और कौटिल्य, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो गया, क्योंकि यहां पर मैन कैप ये एडोल्फ हिटलर की आपकी है, एनिमल फार्म ये आर्ज ऑरवेल की है, और डिवाइन कॉमेडी ये दांते की है, ठीक है ना। इस कारण से पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कौन सा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कौन सा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में अवस्थित है दोस्तों, यहां पर आंसर को लॉक किया जाए। चलिए यहां पर जवाब देना है, अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है 64 नंबर में। तो दोस्तों 64 का ऑप्शन बनेगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, याद रखिएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये छत्तीसगढ़ में है। वहीं पर दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये आपकी एमपी में है। कहां पर है, आपकी एमपी में है। अगर पूछे डांडा का अभ्यारण्य ये कहां पर है, तो आपकी ये कर्नाटक में है। कहां पर है, आपके कर्नाटक में है। अगर आपसे पूछे राजा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, आप क्या जवाब देंगे, जल्दी से बताइए। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां पर है, आप कहेंगे राजा जी है आपके कहां पर, यूके में है, अर्थात उत्तराखंड में। कहां पर है, आपके उत्तराखंड में है। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहां पर है। ये चीजें हमने आपको पढ़ाया भी है, तो जवाब दीजिएगा कि विश्व का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो आपके है कहां पर। चलिए विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बताने का कष्ट करें जितने लोग जुड़े हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग बाद में जुड़े हैं, और जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ में आप लोग कहां से हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। यहां पर दोस्तों दिया है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर पूछा गया है, तो आपका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ये है आपके इंडोनेशिया में। कहां पर है दोस्तों, याद रखिएगा कि इंडोनेशिया में है ये सबसे बड़ा क्या है, बौद्ध मंदिर है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर है। अच्छा, यहां पर मंदिर में एक जगह पर इंडोनेशिया में बोरोबुदुर, क्या बोरोबुदुर जो आपका है यही आपका है, ठीक है। यूनेस्को में भी इसे शामिल किया गया था 1991 में। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब आईआईटी स्थित है। इनमें देखिए कहां पर आईआईटी है, तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे सर कानपुर की आईआईटी बड़ी कमाल कर रही है, तो यहाँ पर आईआईटी इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आईआईटी कौन, कानपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहां पर है। चलिए जवाब दीजिए, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय इनमें से कौन सा है।
ये सब आपके समान जागरूकता हैं, अर्थात ये जो 10 नंबर लास्ट के होते हैं ये स्टैटिक जी के होते हैं, तो इनको आप डेली पढ़िएगा तभी ये कवर होंगे। देखो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय है आपकी कोलकाता, ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में है, बताइएगा कोलेरू झील ये किस भारतीय राज्य में है। आंसर का ऑप्शन देना है, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कोलेरू है आपके आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है, आपके आंध्र प्रदेश, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि तिब्बत में किस नदी का नाम यहाँ पर त्यांगसुपो है, बताइए तिब्बत में किस नदी का नाम त्यांगसुपो है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। पढ़ाई चल रही है ऑनलाइन। चलिए, कह रहा है तिब्बत में किस नदी का जो त्यांगसुपो नाम है तिब्बत में, बताइए क्या हो जाएगा। यहां पर जो आपका आंसर भैया सी नंबर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिएगा तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका नाम क्या है, त्यांगसुपो, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गीतांजलि रचना को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस रचना के रचनाकार इनमें से पूछा गया है, आपको बताना है कि इस रचना के रचनाकार कौन है। 70 नंबर में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित LBSI हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई फटाफट जवाब देना है, यहां पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिए, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें, आपका जो आंसर राइट होगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित LBS हवाई अड्डा है और इसे भारत का पहला रीडिंग लाउंज हवाई अड्डा बनाया गया है। यहां पर देखिए 31 नंबर का जो ऑप्शन है नोट कर लीजिएगा, ये है आपका वाराणसी। क्या हो जाएगा, वाराणसी, इसका जो आंसर है ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा हाल ही में किस राज्य सरकार ने नया सवेरा पहल शुरू किया है, बताइएगा कि कौन सी राज्य सरकार है जिसने नया सवेरा पहल की शुरुआत किया है। नया सवेरा पहल जो शुरुआत किया है दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में, क्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों बताइएगा रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण कहां पर किया जाएगा। देखिए काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, बिल्कुल सही है, डी नंबर जिसका आया है अयोध्या, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एक्सप्रेस के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों बताइएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका है कौन सा ऑप्शन ए नंबर है, गंगा एक्सप्रेसवे, इसके किनारे क्या होगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में रामायण कालीन स्थलों को किस देश के द्वारा विकसित किया जाएगा। चलिए भाई जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश में जो रामायण कालीन स्थल हैं इनको किस देश के द्वारा विकसित किया जाएगा। चलिए हर चीज में सरकारी मतलब पैसा बाहर ही लिया ही जा रहा है, तभी तो सरकार चमत्कार तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए भारत कर्जे में भी तो जा रहा है। क्यों भाई, बाहरी पैसा ले लेके यहाँ पर सब कुछ तो कर दे रहे हैं, लेकिन हर एक पैसे का कर्ज आप सब पर है कहीं ना कहीं, है ना, हर एक व्यक्ति पर कर्ज होगा। आज से करीब देखा जाए आज से 10 साल पहले आपके हर एक बच्चे पर जो कर्ज था 48,000 था, लेकिन आज के समय 1.5 लाख के ऊपर कर्ज हो गया हर एक बच्चे पर, है ना। तो बाहरी पैसा तो आ रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन वो विकास आपके द्वारा ही हो रहा है, आपके पैसों से ही हो रहा है, और आपसे ही पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं, महंगाई बढ़ाई जा रही है ना। तो देखिए यहां पर 35 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा, याद रखिए श्रीलंका। क्या हो जाएगा, श्रीलंका जो ऑप्शन आपका है नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने नई संस्कृत नीति 2023 लाने की घोषणा किया है। अब आपको जवाब देना है कि जो नई संस्कृत नीति है ये लाने की घोषणा जो किया है वो किसने किया है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर देखिए आपका आंसर क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, आप कहेंगे इसका भी आंसर लगा दीजिए। आप क्या लगा दीजिए, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश लगा दीजिए, तो हमने आपका जवाब लगा दिया है, यहाँ पर सी नंबर उत्तर प्रदेश राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नगर निगम में ना थ्रो ट्रिपल आर सेंटर स्थापित करने की निर्णय लिया है। यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या बनेगा। दोस्तों इसको जवाब देना है और वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा भाई।
चलिए यूपी में बा, चलिए अच्छी बात है, यूपी में बात। तो यहाँ पर आंसर बताइए इसका। यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा 11। कितने आपके नगर निगम में? तो आपके 11, जो कि ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने बच्चों को सुरक्षा देने के लिए बीबी रोबो केयर का निर्माण किया है? ठीक है, देखिए हमने बताया है कि हमारे अगर मॉडल पेपर आपको देखते हैं, है ना, तो आपको भैया कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको थ्योरी भी मिलेगी, आपको यूपी जीके मिलेगी, यूपी करंट अफेयर भी आपकी होगी, करंट अफेयर भी होगी, सब कुछ मिलेगा, है ना। तो आपको भटकना नहीं है और पूरा मॉडल पेपर सोल्व करना है, जो भी क्लास से आपको मिल रहे हैं, है ना। और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। देखिए बेबी रोबे केयर के निर्माण जो किया गया है कहां पर किया है दोस्तों? ये है ऑप्शन बी आपके आईआईटी बीएचयू में। कहां पर है? आईआईटी बीएचयू, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है? दोस्तों यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या होगा? 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम पूछा गया है। और दोस्तों ये शुरू किया गया है आपके कहां पर? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? चलिए जवाब देना है भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपसे कह रहा है कि ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने के मामले में ये जो आपका है दोस्तों दूसरे स्थान पर है। कितने में है? दूसरे स्थान पर है। इसको ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। दूसरा बताइए भाई क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो आपका आंसर बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जो कि अब आपको क्या करना है ना, हाथ मुंह धोकर बस आपको आराम से, अभी तक आपकी अंगुलियां दर्द करने लगी होंगी, अब अंगुलियां दर्द नहीं करेंगी, बस आपको क्या है ध्यान से देखना है ना। यहां पर देखो कह रहा आपसे भैया कि विश्व बंधुत्व क्षमा याचना दिवस ये हो गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अभियंता दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिए अभियंता दिवस मनाते हैं कब? तो आपके 15 सितंबर। कब मनाते हैं? 15 सितंबर को। अगर पूछिए संचयिता दिवस तो आप कहेंगे 15 सितंबर को। और अगला पॉइंट देखिए दिया गया है 16 सितंबर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। यहां पर देखो दिया है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो आपके 16 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। आपके हाथों को आराम मिल गया है तो एक बार जितने लोग जुड़े हैं सब लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और सुनते रहिए। देखो ओजोन परत संरक्षण 16 सितंबर को मनाते हैं। याद रखिएगा कि ओजोन परत जो पाई जाती है कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है ना, समताप मंडल में। और ओजोन परत को मापने वाली जो इकाई होती है उसे बोलते हैं डॉप्सन। क्या बोलते हैं? डॉप्सन बोला जाता है। याद रखिएगा ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो गर्मियों में बढ़ती है और सर्दियों में क्या होती है? घटती है। अगर आपसे पूछे कि ओजोन जो आपका छिद्र देखा गया है, ओजोन छिद्र कहां मिला है? तो आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में, जो कि दक्षिण में आपका शोध संस्थान है, वहां पर आपको मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आपका दिया गया है आरपीएफ, है ना, रेलवे पुलिस फोर्स जो आपका है, याद रखिए 20 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस कब मनाते हैं? तो आपके 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला देखो दिया गया है विश्व पर्यटन दिवस। आप देख सकते हैं इस समय पर्यटन को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। याद रखिए विश्व पर्यटन दिवस आपके 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन जो दिवस है, ये कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को। और अगला जो महत्वपूर्ण है वो आपका लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और आपके अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये दोस्तों आप देख सकते हैं। और जो आपकी गांधी जयंती, ये 3 आपके डेट याद रखिएगा कि आपकी कब? तो आपके 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है विश्व प्रकृति दिवस कब मनाते हैं? तो आपके 3 अक्टूबर को। वहीं पर दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस, क्या विश्व शिक्षक दिवस पूछा गया है? विश्व शिक्षक दिवस पूछा गया है, तब आप देंगे 5 अक्टूबर बताएंगे भाई। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व वन्य प्राणी दिवस, क्या दिया है? विश्व वन्य प्राणी दिवस पूछा है तो आपका 6 अक्टूबर है। वायुसेना दिवस पूछा है तो आपका 8 अक्टूबर हो जाएगा। अगला बताइएगा विश्व डाक दिवस, जो कि क्वेश्चन बन सकता है। बताइएगा विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व डाक दिवस मनाते हैं आपके दोस्तों, याद रखिएगा आपके 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं पर आपका दिया है विश्व दृष्टि दिवस, ये मनाते हैं आपके 10 अक्टूबर को। अगला दिया गया है जयप्रकाश जयंती। जयप्रकाश जयंती 11 अक्टूबर को। और विश्व मानक दिवस आपके 14 अक्टूबर को। यहां पर देखो एलर्जी आपका दिया है विश्व खाद्य, जो ज्यादा पूछा जाता है उसी पर हम फोकस कराएंगे। दिया गया है विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं कब? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाते हैं? तो आपके 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन जो कि आईएमपी है, यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं कब मनाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं आपके 24 अक्टूबर। बहुत बार पूछा गया है एक क्वेश्चन आपका। ठीक है, और अगला दिया गया है यहां पर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है इंदिरा गांधी की जो पुण्यतिथि है वो कब मनाते हैं? तो 31 अक्टूबर को मनाते हैं। याद रखिएगा विश्व सेवा दिवस मनाया है आपके 9 नवंबर को।
और अगला पॉइंट दिया गया है कौन, बाल दिवस 14 नवंबर। मधुमेह, देखिए यहाँ पर दिया है मधुमेह दिवस, जो कि पूछा जाता है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं आपके 14 नवंबर को। जो हम पढ़ा दे रहे हैं वही पढ़ना है, नहीं तो ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं आपके 14 नवंबर को मनाते हैं। और अगला आपसे दिया गया है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, तो आपके 17 नवंबर को मनाया जाता है, 17 नवंबर को। ठीक है, चलिए अब जो बचे हुए हैं दूसरे दिन मिलेंगे। यहां पर दोस्तों आपसे पूछेगा कि भैया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन से होने वाले जो आपके रोग होते हैं। अब यहां पर देखिए विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन बी से वेरी वेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेटस जिसे सूखा रोग बच्चों में होता है, ई से होता है बांझपन होता है, और विटामिन के से होता है क्या, रक्त का थक्का नहीं जमता है ना। और अगला पॉइंट आपसे कह रहा है जीवाणुओं से होने वाला यहां पर रोग। दोस्तों जीवाणुओं से जो रोग होता है, टिंकू सीडी में बसी पटाखा। यहां पर दोस्तों ट्रिक में मत जाइए, डायरेक्ट आपको रट लेना है। यहां पर दोस्तों देखो दिया है जीवाणुओं से, और जीवाणुओं से होने वाला जो रोग है वो आपका कौन सा है, यहां पर देखिए ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। हम आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज देते हैं, तो आप वैसे अपना नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। देखो टिटनेस है ना, यहां पर टीबी जो आपके होते हैं जीवाणु से होते हैं, याद रखिए टिटनेस और आपका टीबी। टिटनेस को धनुष टंकार भी कहा जाता है, और टीबी को क्षय रोग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यहां पर देखिए कुछ हो जाएगा कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग भी होता है जीवाणु से होता है। सिफिलिस जिसे फिरंग रोग भी कहते हैं, ये भी आपका होता है जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया भी आपके जीवाणु से होता है। मेनिनजाइटिस जो कि दिमागी बुखार होता है, ये भी जीवाणु से होता है। और अगला दिया गया है बोट्यूलिस मतलब भोजन विषाक्तता, ये भी क्या होता है, जीवाणु से। निमोनिया जिससे होता है ये भी जीवाणु से, और हैजा भी जीवाणु से, प्लेग भी जीवाणु से, और टाइफाइड जो होता है ये भी जीवाणु से होता है, और काली खांसी जो होती है ये भी जीवाणु से होता है। और भी आपका है, डेली आपको पढ़ाते हैं है ना, मॉडल पेपर के अंत में आपको डेली मिलेगा। और आइए स्पेशल डोज के नाम से है। तो आइए भाई अगली क्लास में बेहतर तरीके से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तब तक हम पीडीएफ ओपन करके अगली क्लास में पहुंच रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।